मैं चाहूंगी सबसे पहले तो हमारे हरीश जी बुलेट राजा हो गए हैं, जो कि आज से कुछ स्पीच बोलें और स्पेशली अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप को क्या क्या यहाँ पे स्पेशली सीखने को मिला, और हमें बताएं कि मदर्स एजुकेशन हब क्यों बेस्ट है ये सारे कोर्सेज के लिए। थैंक यू मैम, मौका देने के लिए यहाँ पर स्पीच का। तो हेलो, एम आई ऑडिबल? तो मोटिवेशन तो अभी तक काफ़ी मिल चुका है आपको, और मैं कोई मोटिवेटर हूँ नहीं, और स्पीच वगैरह भी देने का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। स्टेज पर फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा आज ये, तो करते हैं कोशिश थोड़ी। जर्नी के बारे में सर ने कहा बताने के लिए। तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी जो हुई है आरबीएसई हिंदी मीडियम से, गांव के ही एक स्कूल में 10th तक पढ़ा हूँ मैं। 10th में मेरे 80% मार्क्स थे, एंड 12th में मैथमेटिक्स साइंस से 83%। तो यहाँ तक एक अबव एवरेज स्टूडेंट आप कह सकते हैं। देन ग्रेजुएशन मैंने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से, 2019 में कंप्लीट हुई। और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक मेरे को एसएससी सीजीएल की सिर्फ फुल फॉर्म ही पता थी, ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं। और वो भी इसलिए क्योंकि मेरा भाई प्रशांत जो है वो भी सीएचएसएल में सिलेक्ट हुआ है अभी, तो वो एसएससी की तैयारी उस टाइम से कर रहा था, तो मैंने भी तैयारी उसके साथ में फिर ग्रेजुएशन होने के बाद में गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का डिसाइड किया और तैयारी स्टार्ट की। कोचिंग का नाम भी उसने बताया था कि ठीक है मदर्स कोचिंग है, नाम सुन रखा था। जयपुर में आ गए जून में ग्रेजुएशन के बाद में, और यहाँ पर ज्वाइन कर ली कोचिंग Tier 1 के लिए। और अभी भी यहाँ पर आने पर पता चला है कि जो AIR1 है ST कैटेगरी से, जो आत्माराम जी, वो भी मेरे ही बैच से थे, तो ये भी एक संयोग है। और फिर Tier 1 की तैयारी के टाइम पे मेरा जो रूटीन रहता था वो नॉर्मली यही था, 6 दिन क्लास होती थी, वैसे संडे को टेस्ट होता था मदर्स में ऑफलाइन वाला, और एक ऑनलाइन टेस्ट होता था वीकडेज में। तो 5 दिन पढ़ाई करते थे, बाकी सैटरडे रिवीजन डे होता था, और संडे को फुल रिलैक्स करते थे। एक टेस्ट देने के अलावा और कुछ नहीं करते थे, सोते थे, एक मूवी देखते थे दोनों भाई बैठ के, डाउनलोड करने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। तो ऐसे ही एक सिंपल सा रूटीन फॉलो करते करते मार्च आ गया और Tier 1 का एग्ज़ाम था। मार्च से पहले एक चीज़ और हुई थी, दिसंबर 19 में लगभग यही टाइम था, और ऐसा ही फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, यही ऑडिटोरियम था, और उस टाइम पर मैं वहाँ बैठा था पीछे सेकंड रो में। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा तो सोचा था कि अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो मैं आगे बैठूंगा, पर यह नहीं पता था कि ये स्पीच भी मैं दे रहा हूँगा। तो आप भी, कुछ भी पॉसिबल है अगर आप मेहनत करो रेगुलरिटी से, कंटिन्यूटी से, और बिलीव करो कि मैं भी कर सकता हूँ। तो Tier 1 का एग्ज़ाम हुआ, प्रिपरेशन अच्छी थी, और मेरे Tier 1 में रो स्कोर 170 आया, क्योंकि ठीक था मेरे को उस टाइम पे, क्योंकि जिस लेवल का पेपर था काफ़ी इजी पेपर थे, तो 170 मेरे को एक एवरेज सा स्कोर लगा। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, कोविड, और लॉकडाउन में मेरे साथ, वैसे तो बहुत लोगों के लिए थोड़ा ख़राब रहा, पर मेरे साथ 2 चीज़ें अच्छी हुई। एक, मेरे भाई का, छोटे भाई का एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में सिलेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से जो एक मेंटल प्रेशर होता है जॉब लगने का, वो मेरे ऊपर से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मैं बड़ा भाई था तो मेरे ऊपर थोड़ा वैसा प्रेशर था पहले, तो वो थोड़ा कम हो गया और मैं रिलैक्स माइंड से तैयारी करने लगा। और दूसरी चीज़ ये हुई कि प्री का रिज़ल्ट आया था, तो प्री का रिज़ल्ट जिस दिन आया उस दिन मेरे मार्क्स 170 से नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 195 आया। तो
इस दिन मेरे को ये नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो समझ में आया कि कैसे लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों में से 190 आ रहे हैं, 195 आ रहे हैं। पहले घबरा जाता था ये सब सुन के, पर अभी पता लगा कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसे ही मार्क्स बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, इस दिन मेरा एग्ज़ाम को लेकर के जो मेरा रवैया था वो थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि पहले मैं सोचता था कि बस एक बार किसी जॉब में सेटल हो जाएं, अगली बार तैयारी करेंगे ढंग से और टॉप कर लेंगे, कुछ ना कुछ जो ड्रीम पोस्ट है वो लेंगे। बट इस दिन मेरे को रात भर नींद नहीं आई। उस दिन मैं बस यही प्लानिंग करता रहा कि अब मैं भी मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि टॉप कर सकता हूँ ये एग्ज़ाम, और जो ड्रीम पोस्ट है वो इसी अटेम्प्ट में ले सकता हूँ। तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स तो बंद हो गए थे, तो ऑनलाइन मदर्स का ऑनलाइन मेंस का बैच ज्वाइन किया और प्रिपरेशन की। खासकर इंग्लिश में उस कोर्स से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। कमलेश सर से इंग्लिश में मैं पढ़ा था, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उस दिन जो उस टाइम पर जो इंग्लिश में पहले मैं ऐसे करता था, इंग्लिश में जो सेंटेंस वगैरह एरर वगैरह होते थे उनको देख के ऐसे हाँ सेट हो रहा है, ठीक है, एरर हो गई, वैसे मेरा चलता था। बट उसके बाद में मैं थोड़ा इंग्लिश ठीक हुई और फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ आखिरकार नवंबर में, काफ़ी लेट, तो प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी। मैं मैथ्स में मेरे 195 स्कोर किया और इंग्लिश में 188 पॉइंट समथिंग था, तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया। एंड फाइनली नवंबर 2020 में मेंस का और टीयर 3 सब हो गया था, पर फिर कोर्ट केस वगैरह की वजह से फिर से थोड़ा डिले हो गया और आखिरकार अप्रैल में 2022 में रिज़ल्ट आया 19 का। तो मेरी रैंक AIR 84 थी और मैं बन गया CGST इंस्पेक्टर। तो बस यही स्टोरी है, मेन जर्नी यही है। 2020 की कुछ खास जर्नी है नहीं, एक बार आप तैयारी कर लेते हो CGL की तो फिर कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। मॉक देते रहो और उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो तो हो जाता है सब कुछ। और मेरी जो जर्नी है उसमें मेरी आधी से ज़्यादा तैयारी जो है वो मॉक से ही हुई है। मॉक के अलावा मैंने फर्स्ट टाइम डे से ही मॉक देना शुरू किया था और लास्ट तक जब तक मेंस हुआ था 20 का तब तक मैं मॉक्स देता था। और लास्ट में तो सिर्फ मॉक्स ही देता था। 20 में के लिए मैंने कोई भी अलग से कोर्स वगैरह नहीं किया था। तो मैं मॉक्स के बारे में एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि कैसे मैं क्या चीज़ें मैंने फॉलो की थी मॉक में। तो एक तो जो हर कोई बताता है ये रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन के बिना तो मॉक का सेंस ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ते हैं। बाकी एक चीज़ है कि जब आप मॉक दे रहे हो तो मॉक को एक एग्ज़ाम की तरह ही देना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि मॉक देते टाइम आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके मार्क्स लाने हैं। ये नहीं कि भाई अभी तो मैं मॉक दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में मैं ट्रिक से यूज़ करूँगा, अभी करूँगा तो मैं सीखूँगा कैसे। मॉक सीखने के लिए होता ही नहीं है। मॉक सीखने के लिए तो रिवीजन होते हैं, मॉक मोटिवेशन के लिए होता है आपका। मॉक में जब आप देते हो उसके बाद मार्क्स आते हैं तो वो जितने अच्छे होते हैं उतना ही आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता है। सीखने सिखाने का काम रिवीजन में कर सकते हो आप, उसको ढंग से कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैंने फॉलो की वो थी हाफ मॉक। हाफ मॉक ऐसे जैसे मेरे जो वीक पॉइंट थे खासकर वो थे जीके और इंग्लिश। तो जी मैं मॉक जैसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर मॉक होते हैं तो वो सारे तो अपन दे नहीं सकते, तो मैंने ऐसा यूज़ किया जैसे मैं सिर्फ इंग्लिश और जीके ही देता था। मॉक स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर MTS के, CHSL के, स्टेनोग्राफर, जो भी एग्ज़ाम SSC की होती थी सबके मॉक मैंने अटैम्प्ट किए। बस उसमें सिर्फ जीके और इंग्लिश दो ही सब्जेक्ट अटैम्प्ट किए। इससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे को इन दो सब्जेक्ट में जो 15-20 मिनट का टाइम लगता था वो लास्ट में रिड्यूस होकर 10-12 मिनट का हो गया। तो यहाँ भी काफ़ी मेरे को इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा मिला और मैथ्स के लिए खूब सारा टाइम बच जाता था। एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो वो है रिवीजन के लिए खासकर, तो वो है एक आजकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में जैसे सेव का ऑप्शन आता है हर टेस्ट सीरीज़ में, तो बहुत से लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं करते ढंग से। जब भी आप मॉक दो उसका रिवीजन कर रहे होते हो फर्स्ट टाइम तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं जो जैसे मैथ्स में अच्छी ट्रिक्स होती है जिन क्वेश्चंस में,
और या फिर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने बहुत ही लेंथी तरीके से किए हुए होते हैं और उसमें सॉल्यूशन में देखते हैं तो एकदम प्यारा सा 2 लाइन का डायग्राम बना के तीसरे में आंसर निकाला हुआ होता है। तो वैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने को सेव कर लेने चाहिए, इंग्लिश में भी जीके में भी। जो ऐसे अच्छे क्वेश्चन अपने को लगते हैं उस टाइम पर उनको सेव कर लेना चाहिए। और आपका जो भी रिवीजन डे होता है वीक में एक दिन होना चाहिए जिस दिन आप सिर्फ रिवीजन करो, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं। उस दिन आप उन सेव क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर सकते हो और उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उनको उस दिन हटा दो। तो अभी ऐसे अपन रिवीजन कर सकते हैं। मॉक वैसे एक बार रिवीजन करने के बाद फिर से अपन उनको रिवाइज नहीं करते हैं। ऐसा होता है एक बार उनको रिवाइज कर लिया फिर से साफ पूरा मॉक तो रिवाइज करने बैठेंगे नहीं। तो ये एक तरीका मैंने फॉलो किया था। और एक चीज़ है वो है मैथ के लिए, रिवीजन के लिए। तो मैथ का जब हम क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं उसमें जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व अपने को खुद से ही करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, फिर चाहे उसमें आधा घंटा ही लग जाए। चैलेंज की तरह लेना चाहिए मैथ्स के क्वेश्चंस को। और अगर फिर भी नहीं हो रहा हो तो उसको अपने को सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार किसी से डिस्कस करना चाहिए। तो मेरे पास डिस्कशन के लिए मेरा भाई था प्रशांत। तो ऐसा एक परफेक्ट आपके पास पार्टनर भी होना चाहिए तैयारी करते वक्त में, जो आपके जितना ही डिलीजेंटली इस सीजीएल की प्रिपरेशन में लगा हुआ हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ऐसा पार्टनर है जो थोड़ा सीरियस नहीं है, ऐसे लापरवाह है, ठीक है कर लेंगे, तो उसका नुकसान आपको भी होता है। तो नहीं, ये सच बात है, होता है नुकसान, ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। पार्टनर अपना प्रिपरेशन के टाइम में अच्छा रखना चाहिए। तो यही है लास्ट में, अगर अपनी पूरी सारे एक्सपीरियंस को सीजीएल को मैं 1-2 पॉइंट में समराइज़ करूँ तो यही है, सीजीएल बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। ज़्यादा इजी है इसका रीज़न है रिपीटेटिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें जो होता है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, वही एक चीज़ चलती रहती है। बस थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, वो आपको रिड्यूस करना है। उसका तरीका होता है मॉक देना, और कोई तरीका नहीं है। जितने मॉक दोगे उतने ही एक टाइम में आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे। तो दूसरी चीज़ है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में। ये नहीं है कि ठीक है थोड़े दिन दे लिए और बाद में नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे। जैसे शुरू में अपन टेस्ट देते हैं तो ज़्यादा मार्क्स अपने आते नहीं हैं और अपना कॉन्फिडेंस लो होता है। या फिर अपन ने कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ ले ली जहाँ पर 1-2 टेस्ट टफ आ रहे हों बीच में, तो फिर मोटिवेशन कम होता है और हम उनको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। ऐसी स्टोरी मेरे साथ भी है। मेंस 19 से पहले मैंने मदर्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, जो कि काफ़ी टफ टेस्ट सीरीज़ ये लोग बनाते हैं। तो वो जहाँ मेरे पहले मार्क्स आ रहे थे बाकी टेस्ट सीरीज़ में 180 के आसपास मैथ्स में, वो यहाँ पर मेरे 130-40 ऐसे मार्क्स हो गए थे अचानक से, और वो भी मेन से 1 महीने पहले। तब 3-4 टेस्ट दिए तो मेरे भाई ने बोला मुझे कि ये सब मत दे तुम अभी, बिना मतलब डीमोटिवेट होगा। पर मैंने सोचा कि अभी मैथ्स ही तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसी में नहीं आ रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। मैंने उन पे काम किया थोड़ा बहुत और उस 1 महीने में, पर उसको मेरे को फ़ायदा हुआ ये कि जब मैंने वो मदर्स वाली टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट की और बाकी जब मैं टेस्ट सीरीज़ वापस क्वेश्चन उनके किए, अटेम्प्ट किया टेस्ट, तो ऐसा लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब वो तो बहुत ही ईजी थे उनके सामने और मेरे पास टेस्टों में मतलब 10-20 मिनट का टाइम बचने लग गया और इसका फ़ायदा मुझे काफ़ी मिला मेंस में। तो यही है। लास्ट पॉइंट यही है कि आप थोड़ी रेगुलरिटी रखें और इस बात को ध्यान में रखें कि सीजीएल इजी एग्ज़ाम है, कोई भी करेक्ट कर सकता है। तो अगली बार मेरी जगह ये स्पीच शायद आप दे रहे होंगे। थैंक यू।